Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये वीडियो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का क्या लिमिटेशंस है वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी पॉइंट्स है वो सब पॉइंट पढ़ेंगे, और साथ में कितने टाइप का अकाउंटिंग, मतलब कितना ब्रांचेस है अकाउंटिंग का, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोग ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देखिए, आई बटन पे लिंक आ रहा है, और साथ में हम प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग का एडवांटेज, मीनिंग, ये डिफिनीशंस, ये सब कुछ देख लिए थे। तो अब हम लोग को समय आ गया पढ़ने का क्या चीज, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब है कि कहां कहां पे अकाउंटिंग हम लोग को क्या करता है, रोक देता है कि हाँ, इस चीज तक ही भैया हम सीमित हैं, हम इससे ऊपर आपको नहीं बता पाएंगे। तो वो सब चीज को भी अब हम लोग को देखना होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। मतलब यही हुआ कि अकाउंटिंग जो है क्वालिटेटिव एलिमेंट को पूरा बिल्कुल ही इग्नोर करके चलता है। समझ रहे बात, क्या करता है, इग्नोर करके चलता है। किसको, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। वही चीज जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस शीट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सर्टेन फैक्टर। कुछ कुछ फैक्टर है जिसका अकाउंटिंग क्या करता है, वैल्यू नहीं लगा पाता है, ठीक है। जैसे में हो गया लॉयलिटी एंड स्किल ऑफ द पर्सनल, मतलब है लॉयलिटी, कोई पार्ट, मान लीजिए कि कोई इंप्लॉय है बहुत ही ज्यादा लॉयल है मेरे लिए, ठीक है, इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है, तो क्या वो हम अकाउंटिंग से पता लगा पाएंगे? नहीं पता लगा पाएंगे। समझ रहे बात। फिर उसके बाद कौन सा लेबर स्किल्ड है, बहुत सारा लेबर तो ऐसा होगा जो कि स्किल्ड होगा, है ना, और बहुत सारा लेबर क्या होगा जो कि नॉर्मल होगा, लेकिन यहां से हम लोग नहीं पता लगा सकते अकाउंटिंग से, ठीक है। समझ रहे बात। तो चलिए देखिए, अब सेकंड क्या है, सेकंड है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि ऐसा इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी हम लोग को अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है वो एग्जैक्ट उस समय तक रियल नहीं होता है। समझ रहे बात, मतलब जिस समय में अकाउंटिंग हमेशा वैसे तो जनरली पुराना बनता है ना, तो वही चीज जरा देखिए क्या है, बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या कर रहा है, बैलेंस शीट क्या कर रहा है, बिजनेस का पोजीशन शो कर रहा है। समझ रहे बात, कितना बड़ा बिजनेस है उसका पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। ऑन द डे ऑफ इट प्रिपरेशन, जिस दिन वो बन रहा है उसी दिन तक का शो कर रहा है। समझ रहे बात, जिस दिन बन रहा है उसी दिन तक का, एंड नॉट फॉर द फ्यूचर डेट, आने वाले समय का नहीं बता रहा है। तो ये क्या हो गया, अनरियल हो गया, क्योंकि आज हम मान लीजिए अकाउंटिंग बनाए, आज हमको पता चल गया आज तक का, लेकिन कल का तो नहीं पता। कल अगर हम अकाउंटिंग देखते हैं तब तो वो अनरियल हो जाएगा ना। समझ रहे मेरे बात को। जैसे देखिए एसेट्स, एसेट जब आप लोग खरीदते हैं, जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि ये घड़ी हम खरीदे, तो ये घड़ी अगर हम 5,000 रुपया में खरीदे, ठीक है, 5,000 में ये घड़ी हम खरीदे, तो क्या आज इसका दाम 5,000 होगा? इस पे मान लीजिए हम डेप्रिसिएशन भी दे दिए, डेप्रिसिएशन भी इस पे हम 1,000 रुपया दे दिए, 1,000 रुपया हम दे दिए कि चलो भाई घिसाओ पिटाओ में लग गया 20%, ठीक है, 1,000 रुपया गया डेप्रिसिएशन में। लेकिन क्या फिर भी ये 4,000 में कोई भी खरीद लेगा ये घड़ी को? नहीं खरीद पाएगा। समझ रहे बात। तो वही चीज हो जाता है यहाँ पे, क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में भी हम लोग को एग्जैक्ट और रियल वैल्यू नहीं पता चल पा रहा है। समझ रहे बात, वही चीज बता रहे थे। इसमें क्या होता है, अनरियल होता है, अनरियल इंफॉर्मेशन होता है, एकदम 100% श्योर इंफॉर्मेशन नहीं होता है। समझ रहे हैं। देखिए अब थर्ड पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग के लिए अकाउंटिंग क्या करता है, मतलब आराम से वहां पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, सोच रहा, देखिए द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट का फेर बदल, ठीक है। मतलब है कि अकाउंट का घुमा फिरा के जो हम लोग लूप होल निकाल करके अगर कुछ पता लगा लेते हैं, मतलब है कि उसको, मतलब है कि ऐसा दिखा दिया कि जो मेरे फेवर में हो, वो चीज हम लोग दिखा दिए लूप होल निकाल करके। समझ रहे बात, वही चीज बोला है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, मतलब है कि पूरा झूठ नहीं बनाना है, लेकिन उसका लूप होल लेकर के हम कुछ अपना दाएं बाएं करके कर लिए। समझ रहे बात। इन अ वे सो एज टू कंसल वाइटल फैक्ट एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो अ बेटर पोजीशन। मतलब है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स है
उस सब फैक्ट को रोक करके, उस सब फैक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रोक करके, मतलब इस तरीके से दिखा रहे हैं जिससे कि हम लोग को क्या हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटर पोजीशन शो करे। समझ रहे बात? जैसे कि ये घड़ी का ही हम बात अभी किए थे कि एसेट, एसेट है ये मेरा घड़ी, ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन लगा 1000 का, तो 1000 का हमको प्रॉफिट कम दिखा रहा होगा ना, मेरे पास में अब तो एसेट बचा 4000 का, तो हम क्या किए, उसमें मात्र एसेट हम लोग दिखाए सिर्फ 2%, तो 100 रुपया मात्र कटा। समझ रहे बात? 100 रुपया जो कटा, तो अभी मेरे पास कितना का घड़ी दिखा रहा होगा, 4900 का दिखा रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो वो चीज है, मेरा क्या होगा वहां पे, फाइनेंशियल पोजीशन मेरा ज्यादा करके दिखाएगा। समझ गए? चलिए आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इससे पहले भी यही पॉइंट था, लगभग अनरियलिस्टिक वाला। क्या है, अकाउंटिंग पूरे तरीके से एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है, accounting is not fully exact in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence। क्या बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग इसलिए फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा जो भी चीज हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं वो सब कहीं ना कहीं एविडेंस के ऊपर है। ठीक है, एविडेंस के ऊपर है, और येट सम एस्टिमेशन आर ऑल्सो मेड फॉर असर्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। वो तो ठीक है, जहां तक मेरा एविडेंस है वो सब ठीक है, ठीक है, लेकिन एविडेंस के अलावा बहुत सारा एस्टिमेशन हम लोग करते हैं। समझ रहे बात? बहुत सारा क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, तो वही एस्टिमेशन सब के वजह से क्या हो जाता है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। जैसे डिप्रिसिएशन है ना, डिप्रिसिएशन अगर जो हम लगाते हैं तो डिप्रिसिएशन हमको पता है कि हम कितना में लगाते हैं, नहीं ना पता है। जरूरी है कि जितना हम डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं उतना ही रेट गिर रहा होगा? बताइए, है जरूरी? नहीं ना है। तो फिर इसीलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग क्या फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। समझ रहे बात? चलिए पांचवा पॉइंट क्या है, सो देखिए, नॉट फ्री फ्रॉम बेस। फ्री फ्रॉम बेस का क्या मतलब? फ्री फ्रॉम बेस का मतलब हुआ पर्सनल इंटरेस्ट रह ही जाता है अकाउंट्स में। कोई भी जो अकाउंटेंट्स होगा, जैसे कि आप ही अगर अपने फर्म का अकाउंट बना रहे होइएगा तो आपका कुछ ना कुछ पर्सनल उसमें रह ही जाएगा, मतलब पर्सनल लगाव को रह ही जाएगा एक तो। समझ रहे बात? तो देखिए क्या है, इन मैनी सिचुएशन the accountant has to make a choice out of variable alternative available। बहुत सारा अल्टरनेटिव होता है। कोई भी अगर आप अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन होगा, जिसके वजह से क्या करना होगा आपको, वेरियस अल्टरनेटिव, मतलब बहुत सारा अल्टरनेटिव होगा कि ये नहीं तो ये चूज करो और ये नहीं तो ये चूज करो, तो वो चीज हो जाता है। मतलब है कि कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव, बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं जिसके वजह से कि आपको क्या होता है, पर्सनल बेस रह जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लीफो मेथड, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी प्रोडक्ट लास्ट में आया होगा, सबसे लास्ट में, उसको हम लोग पहले बेच के हटा दें। समझ रहे बात? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो प्रोडक्ट सबसे पहले आया उस प्रोडक्ट को पहले बेच के हटाइए, तो यही हो जाता है लीफो मेथड, फीफो मेथड। समझ रहे हैं? आप किस मेथड पे आप अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, वो चीज हो गया। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, अपना अकाउंटेंट का पर्सनल बेस हो गया। समझ रहे हैं? पर्सनल मतलब इंटरेस्ट घुस ही गया अकाउंटेंट का। अब देखिए SLM WDV, ये दोनों डेप्रिसिएशन का तरीका है, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि जो एक बार आप डेप्रिसिएशन रेट लगाए वही आप बार बार हर साल लगा रहे हैं। WDV में क्या होता है, आपके पास जो एसेट है उस एसेट पे आप जो परसेंटेज दे रहे हैं वो हर बार चेंज होगा। अब जैसे ये घड़ी है मान लीजिए 5000 का, तो इस बार हम 20% लगाए तो कितना है, 20% 5000 पे लगाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर जब जैसे ही हम आएंगे तो 4000 का घड़ी बचा, 4000 पे 20% लगाएंगे, यानी कि 800 रुपया कटेगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक बार आप 20% लगाए, पहला बार कितना था, 1000 रुपया था, अब हर बार 1000 रुपया कटता चला जाएगा। तो ये आप लोग को देखना है, मतलब ये अकाउंटेंट को एज ए अकाउंटेंट देखेगा कि आपको कौन सा अल्टरनेटिव यूज करना है, और बस इसी यूज करने के वजह से क्या हो जाता है, मतलब पर्सनल बेस रह ही जाता है किसका, अकाउंटेंट का। समझ रहे बात? तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंट। तो गाइज अब हम लोग सीखेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग का जो ब्रांच है वो कितना है, मतलब है कि अकाउंटिंग कितने तरीके से हम लोग तैयार करते हैं, सीधा बात, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटिंग है यही आपको पढ़ना है 11th और 12th में बेसिकली, ठीक है। 11th और 12th में यही अकाउंटिंग आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूजर का फाइनेंशियल पोजीशन जनरली पता लगाते हैं। अब देखिए क्या है, इट कवर्स
द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या है कि ये प्रिपरेशन मतलब है कि अकाउंटिंग को बनाता है, ठीक है, अकाउंटिंग बनाता है और उसको इंटरप्रेट करके क्या चीज को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ठीक, एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट, और मतलब अकाउंटिंग का जो भी यूजर्स है उस पे उसको मतलब कम्युनिकेट किया जाता है इस अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। चलिए देखिए सेकंड क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि ये मतलब मैनेजमेंट मतलब मैनेज करने में जो अकाउंटिंग लगता है, ठीक है। देखिए इट इज कंसर्न्ड विद द इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट मतलब एक कोई भी एक बिजनेस है, उस बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट, जो भी इंटरनल रिपोर्टिंग है, इंटरनल रिपोर्टिंग में जो भी मैनेजमेंट करने में लगता है, मतलब है कि सीधा इतना समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, अगर हम उसके प्रति कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पूरा मेरा फाइनेंशियल रिपोर्ट लगेगा, मतलब पूरा मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा रिपोर्ट लगेगा, ठीक है, और उस रिपोर्ट को लेकर के जो भी हम लोग एनालाइजिंग करते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज जो आ जाता है उसमें भी कुछ अकाउंटिंग बनाना पड़ता है, वो सब जो अकाउंटिंग होता है वो सब हो जाता है मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। समझ रहे बात। चलिए अब देखिए क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज का, जैसे कि ये मार्कर हम बनाए, मान लीजिए कि ये मार्कर हम बनाए, तो ये मार्कर बनाने में मेरा क्या कॉस्ट लगा, इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, कुछ कुछ मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जिसमें मेरा प्लांट जितना बहुत बड़ा मशीन लगेगा बनाने में, है ना, तो उस मशीन का एक एक मार्कर अगर हम उस मशीन से बनाते हैं सिर्फ, तो क्या होगा, उस मशीन का भी कॉस्ट हमको इस मार्कर पे डालना होगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि वो बहुत ही जब बड़ा मशीन है लेकिन उससे बहुत सारा मार्कर प्रोड्यूस होगा, तो उसका क्या अमाउंट हम डालें, वो सब चीज जो सोचते हैं और वो सब चीज जो हम लोग पता लगाते हैं, वो सब हो जाता है मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग में। देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशन और फंक्शन। मतलब है कि अकाउंटिंग बनाने में, मतलब ये एक प्रोसेस है, मतलब अकाउंटिंग और कंट्रोल करने का, किसी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का या फिर कोई ऑपरेशन या फिर फंक्शन का। समझ गए बात। देखिए अब क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, नाम से ही क्लियरली जाहिर हो रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक तरीके से समाज सेवा, जैसे कि नवनीत या फिर आप क्लासमेट के कॉपी वगैरह पे देखिएगा कि पीछे में लिखा होता है कि मतलब यूज करें और यूज करने से जो है सो आपका इतना परसेंट पार्ट जो भी हम मतलब इनकम कर रहे हैं, जो भी नवनीत इनकम कर रहा है उसका कुछ परसेंट पार्ट जो है वो कहाँ किसी गरीब को या किसी कुछ ऐसे बच्चों को जाता है जो कि नहीं पढ़ सकता है। समझ रहे बात। तो वो सब वही सब क्या है सोशल, मतलब इसमें हम लोग एक तरीके से समाज सेवा करते हैं। क्यों समाज सेवा करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं ना, एक तरीके से सोसाइटी का हम लोग रिसोर्स यूज कर रहे हैं, है ना। और साथ में क्या होता है कि रिसोर्स यूज करने का, मान लीजिए हम फैक्ट्री बनाए, तो फैक्ट्री बनाए तो उससे बहुत सारा पॉल्यूशन निकला, बहुत सारा धुआं निकला, तो उस सब क्या होगा, पूरे इन्वायरमेंट को खराब करेगा, है ना। तो उसी सब के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सोशल मतलब कि सोशल कार्य करवा देते हैं, मतलब कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करवा दिए, ठीक है। तो ये सब चीज क्या हो जाता है, मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आ जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज इन द फॉर्मेटिव प्रोसेस। ये सबसे पहले क्या है, फॉर्मेटिव प्रोसेस है। क्या है, सबसे पहले ये फॉर्मेटिव प्रोसेस है, मतलब एक समझिए तो एक फॉर्मल वे है, एक फॉर्मल वे, मतलब बोले ना हम आपको कि जैसे कि हम मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाए हैं, उस फैक्ट्री की वजह से क्या होगा कि बहुत सारा नुकसान होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गरीबों में दान कर देंगे, कुछ कमाए, अपना कमाई का कुछ हिस्सा जो है सो मतलब सोशल वर्किंग के लिए लगा देंगे, समाज सेवा में लगा देंगे, ठीक है। तो उसका जब हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं तो वही हो जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और इससे क्या होता है, प्रोडक्ट का अवेयरनेस भी बनता है। समझ रहे बात, प्रोडक्ट का अवेयरनेस भी बनता है। समझ में आ रहा है क्लियरली। तो देखिए which aims an accounting which aims an accounting for social cost incurred by the business as well as social benefit created by it। मतलब क्या है कि हम लोग ये कटा हुआ नहीं है, ठीक है, ये कटा हुआ मत समझिएगा आप लोग, ये अंडरलाइन है,
ये कटा हुआ बिल्कुल भी मत समझिएगा, ठीक है। ये नहीं कि मान लीजिए सर ये तो आप काट दिए तो हम कैसे लिखें एग्जाम में, तो नहीं, आपको लिखना है, ठीक है। देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या है कि ये एक फॉर्मेटिव प्रोसेस है सबसे पहले, जो कि एम करता है अकाउंटिंग फॉर सोशल कॉस्ट इनकर्ड। मतलब है हम लोग जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, समाज में जो भी अवेयरनेस फैला रहे हैं अपने अपने ही प्रोडक्ट को लेकर के, मान लीजिए समाज में अवेयरनेस फैला कि ये प्रोडक्ट आप खरीदिएगा तो इससे समाज को ये बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी तो भाई खर्च आएगा ना। तो वो सब जो खर्च आएगा उस सब खर्च को हम लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसका अकाउंटिंग बनाते हैं, वो सब जो आ जाएगा वो इसमें आ जाएगा सोशल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है कि बिजनेस अवेयरनेस भी हो जाता है, मतलब सोशल, मेरा मतलब मेरा प्रोडक्ट का भी अवेयरनेस हो गया, हमको सोशल बेनिफिट भी मिल गया ये करने से। समझ रहे बात? चलिए आगे देखिए क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या है, इसमें हम लोग ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन का विकास कैसे हो, ठीक है, अपने जो हम लोग लेबर इंप्लॉय, जो भी हम लोग मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री खोले हुए हैं तो उस फैक्ट्री में जो भी लेबर है, इंप्लॉय है, तो उस सब का तो भाई कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि बस वो लोग काम कर रहा है सिर्फ उसको सैलरी दे रहा है, उसके साथ साथ उसको बेनिफिट भी हम लोग को देना होगा कि ठीक है आप मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरे कंपनी के एम्प्लॉय है, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे बात? तो वही चीज आता है, क्या चीज, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखिए इट इज एन अटेम्प्ट, इट इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वालिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स को हम इन्वेस्ट करें, मतलब ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो इन्वेस्ट करें, जैसे कि बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना। क्यों होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम? ताकि उसका जो लेबर है वो और स्किल्ड हो जाए और बढ़िया हो जाए लेबर। समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सोशल मतलब अपने ह्यूमन को, और मतलब जो भी मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट है, एक तरीके से समझिए कि जो भी मेरा एसेट है, ह्यूमन एसेट, उस सब के लिए हम बेनिफिट का काम करते हैं कि हाँ ठीक है पढ़ोगे तुम तो और अच्छा मेरा काम होगा। समझ रहे बात? तो वो हो जाता है, वो जो हम अकाउंटिंग बनाएंगे तो वो किस में आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। समझ गए? तो गाइस इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया मेरा कंप्लीट। इस वीडियो में लिमिटेशंस और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।